इसलिए सेवक यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंडली घमंडी, ऐबी और तानाशाही हो गई। अब इसमें उनका क्या कसूर है? दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसी बुराई है जो दूसरों को ऐबी बना देती है। हमने अपनों की हर बुराई और हर बुरी बात और उनके काम को या तो सराहा या फिर सहन कर लिया और इस अमल ने उनको ऐबी बना दिया। अक्सर अच्छी बात को सराहने और बुरी बात पर टोकने का सिलसिला अगर हम जारी रखते तो वो ऐबी ना बनते। हाल यही आज दुनिया में हुक्मरान और जनता के बीच भी है। देश के नागरिकों का बड़ा हिस्सा हुक्मरान की जनविरोधी नीतियों पर या तो खामोश हो गया या फिर एक छोटा सा हिस्सा यानी जनता का वो हुक्मरान का अंधभक्त बन बैठा। इसलिए सेवक यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंडली घमंडी, ऐबी और तानाशाही हो गई। अब इसमें उनका क्या कसूर है? कोई भी घमंडी बन जाएगा जब उसकी अंधभक्ति होगी। मुल्क का कानून एजेंसीज के माध्यम से और जरिए से अवाम की गलतियों और जुर्म पर सजा देता है और लोकतंत्र में जनता हुक्मरान को सजा देने की क्षमता और कानूनी अधिकार रखती है। इसीलिए लोकतंत्र के सिस्टम को दुनिया में मान्यता दी गई थी। फिलहाल बात भारत में हुई ब्रिक्स समिट की हमें करनी है। पहले तो हम ये समझ लें कि ब्रिक्स क्या है और कौन देश इसके मेंबर हैं और इसका क्या काम है। इसमें कई इंपॉर्टेंट फैसले, अभी दिल्ली में जो ये ब्रिक्स की समिट हुई थी, इसमें बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें आपका क्या फ़ायदा है और देश का क्या फ़ायदा है, इस सब पर हम बात कर रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी विकासशील देशों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व और उनकी सुपरमेसी वाली वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना दरअसल इसका मकसद है। सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स बदलती दुनिया का नया शक्ति केंद्र बन सकता है और पश्चिमी व्यवस्था को खुली चुनौती देने की क्षमता रखता है? यह सही है कि आज दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है दोस्तों, जहां पुराने शक्ति केंद्रों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स एक आर्थिक समूह नहीं बल्कि एक नई वैश्विक सोच के रूप में उभर सकता है या उभर रहा है, आप ये कह सकते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका से शुरू हुआ ये मंच यानी ब्रिक्स अब विस्तार की राह पर आगे चल रहा है और दुनिया की सत्ता संतुलन की बहस के केंद्र में आ चुका है। आज इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। याद रहे दोस्तों, ईरान आज ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सदस्य है। साथ ही वो मध्य एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला एक अहम भौगोलिक पुल भी है। कह सकते हैं कि आज ब्रिक्स पश्चिमी वर्चस्व के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। खासकर अमेरिका और यूरोप के प्रभाव वाले वैश्विक संस्थानों जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और UNSC, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के खिलाफ विकासशील यानी डेवलपिंग देशों का डिससैटिस्फैक्शन और अदम इत्मीनान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे चर्चित पहलू अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश रही। सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की चर्चा ने वॉशिंगटन की चिंता को बढ़ा दिया है। चीन और रूस लगातार डॉलर आधारित व्यवस्था को राजनीतिक हथियार बताते रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स की आर्थिक रणनीति केवल व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण यानी ग्लोबल पावर इक्वेशंस बदलने की तैयारी भी मानी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि डॉलर को तुरंत चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक वित्तीय ढांचे यानी ग्लोबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट और तेल व्यापार में अभी भी अमेरिका मुद्रा और यहूदी फेडरल बैंकिंग सिस्टम का दबदबा कायम है। लेकिन ब्रिक्स की पहल ये संकेत जरूर देती है कि आने वाले वर्षों में दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर नहीं रह सकती। भारत की संतुलनकारी भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में भारत की स्थिति बेहद दिलचस्प है। एक तरफ भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वो ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की राजनीति में भी अपना किरदार निभाने की जुगल में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थक है। इसीलिए प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, अक्सर नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम के फॉर्मूले को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखते रहते हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति अभी तक असफल मानी गई है, जिसकी बानगी पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया की भारत से बेरुखी के रूप में देखी जाती है। फिलहाल भारत के लिए ब्रिक्स केवल कूटनीतिक मंच नहीं बल्कि आर्थिक अवसर भी है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सप्लाई चेन में सहयोग भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद और रीजनल कंपटीशन ब्रिक्स के भीतर एक बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स बना हुआ है। वाकई ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रिक्स वास्तव में एकजुट है? ब्रिक्स देशों के इंटरेस्ट कई मामलों में अलग अलग दिखाई देते हैं। चीन और भारत के बीच तनाव, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध, ब्राजील की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताएं और सऊदी अरब जैसे सदस्य देशों की वैचारिक और कूटनीतिक चुनौतियां इस ब्रिक्स की एकता को जरा मुश्किल में डाल देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के नए समझौते और भारत के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते एक बड़ी चुनौती ब्रिक्स की एकजुटता के लिए हो सकते हैं। हालांकि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसपाले के इस बयान से कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, इस बात का इशारा इससे मिलता है कि भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक और सैन्य रिश्ते खराब होने के बावजूद समाज सेवी संस्थाएं और सिविल सोसाइटीज और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक दूसरे मुल्कों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकता है। आरएसएस की मुस्लिम विरोधी योजना और सोच के बावजूद इस बयान को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, और ख़ासतौर से जब दिल्ली में ब्रिक्स समिट हो रहा है, इसमें इसकी बड़ी मान्यता है और इम्पॉर्टेंस है इस बयान की। जाहिर है पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ते रीजनल स्टेबिलिटी पैदा करेंगे, जो ब्रिक्स में लिए गए फैसलों को और मजबूती दे सकते हैं। अब चीन इसको किस नज़र से देखेगा, ये एक अलग मुद्दा है। दुनिया के कई विकासशील देशों की पश्चिमी नीतियों से नाराजगी ब्रिक्स को मजबूती दे सकती हैं। यही वजह है दोस्तों के नए देश ब्रिक्स की सदस्यता लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों की भागीदारी ने ब्रिक्स को और अधिक रणनीतिक महत्व दे दिया है, जिसमें सऊदी अरब जैसे मुल्क शामिल हैं। दोस्तों ब्रिक्स समिट के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की आहट सुनाई दे रही है। इसके बावजूद ये बात हमको जहन में रखनी चाहिए, ब्रिक्स अभी नेटो जैसा सैन्य गठबंधन तो नहीं है, न ही ये तुरंत बहुत ही तेजी के साथ कोई पश्चिमी संस्थाओं की जगह लेने की स्थिति में है। लेकिन ये साफ है कि ये संगठन नई विश्व व्यवस्था की बहस को एक नई गति दे रहा है। अब सवाल केवल आर्थिक विकास का भी नहीं बल्कि इलाकाई और वैश्विक नेतृत्व का भी है, और भारत इसमें कहां खड़ा है ये देखना हमें अभी बाकी है। फिलहाल भारत के अल्पसंख्यकों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लगातार हमलों को मिलने वाली सरकारी छूट का दुष्प्रचार इतना हो गया है देश दुनिया भर में कि इसको ईसाई और अरब देश सबोटाज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे नेताओं को पहले अंदरूनी मसलों को हल करने की पहल करनी होगी। जब ये दिल्ली में ब्रिक्स समिट चल रहा है, ऐसे में लोगों का विचार और विशेषज्ञों का मानना है कि हम अंदरूनी मामलात को पैरेलल और मसलों को हल करने के लिए खासतौर से देश में पनपते सांप्रदायिक मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद भारत ब्रिक्स का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगर भारत अपने अंदरूनी धार्मिक और नस्ली नफरती मुद्दों पर काबू पा लेता है तो आने वाले वर्षों में ब्रिक्स केवल एक संगठन नहीं बल्कि 21वीं सदी की राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हो सकता है, जिसमें भारत की भी बड़ी भूमिका रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मेहरबानी फरमाएं। मेरा भारत जिंदाबाद।